हेलो एवरीवन, ये फिजिक्स 365 का ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। ये हमारा व्हाट्सअप चैनल का लिंक है जो हमारे हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया जाता है। और इसके ऊपर हम क्या शेयर करते हैं, एवरी डे क्लास नोट शेयर करते हैं, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम सभी सब्जेक्ट्स के। इसके अलावा हम शेयर करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कोई भी एजुकेशनल न्यूज़ होती है उसको भी शेयर करते हैं। और साथ में क्लास नोट्स रेगुलर शेयर किए जाते हैं। न्यूमेरिकल सॉल्व और अनसॉल्व दोनों इसके ऊपर हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के शेयर किए जाते हैं। जो हमारे वीडियो पर डे अपलोड होता है यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है फिजिक्स 365, तो उसके ऊपर रेगुलर इसके लिंक शेयर किए जाते हैं व्हाट्सअप चैनल के ऊपर। कॉन्टैक्ट करने के लिए 9694610364 कॉन्टैक्ट नंबर है। और ऑफिशियल एड्रेस है BSNL ऑफिस के पास, मांझी काता, मंडोर रोड, पावटा सर्कल के पास, जोधपुर। एवरी संडे हमारे एक संडे 365 नाम से एक स्पीड कोर्स चलता है जिसमें हम एवरी संडे एक चैप्टर पूरा का पूरा रिवाइज करते हैं विद डेरिवेशन विद कंसेप्ट। इसमें वो स्टूडेंट ज्वाइन कर सकते हैं जो ये चैप्टर एक बार कर चुके हैं लेकिन किसी टाइप से कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं हो पा रहा है, उनको डेरिवेशन पूरा सॉल्व करने में दिक्कत आती है, या कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करने बैठते हैं तो दिक्कत है, कॉन्फिडेंस उनके अंदर नहीं है, तो ऐसे बच्चे ज्वाइन कर सकते हैं। पूरा चैप्टर करवाने के बाद इसका टेस्ट भी लिया जाता है और क्या परफॉर्मेंस रही उसे चेक भी किया जाता है। इस संडे कौन सा चैप्टर लिया जाएगा उसके लिए डिटेल जानने के लिए आप कॉन्टैक्ट नंबर सेम है। नेक्स्ट, आज जो हम टॉपिक ले रहे हैं वो क्लास 11 के ग्रेविटेशन चैप्टर से लिया जा रहा है। और ये क्या है, ठीक है, तो सबसे पहला है न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या है बताओ? कि अगर हमारे पास दो वस्तुएं हैं जिनके द्रव्यमान m1 और m2 है, m1 है और m2 है, और उनके बीच की दूरी r, तो गुरुत्वाकर्षण बल कैसे लगेगा? गुरुत्व बल की बात करते हैं। न्यूटन के अनुसार गुरुत्व बल क्या होगा? न्यूटन के अनुसार होगा एक नंबर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2। इक्वेशन नंबर आप 1 मान सकते हो, ठीक है। दोनों द्रव्यमानों के बीच लगने वाला बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है, एक नंबर। दूसरा, ये जो बल है उनके बीच की दूरी के बोलो वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, समीकरण नंबर 2, ठीक है। समीकरण 1 और 2 से हम क्या लिख सकते हैं? F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 और अपॉन में लिख सकते हैं r स्क्वायर। जब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटेगा तो कोई न कोई कांस्टेंट आएगा, g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। तो ये हमारे पास ये आ गया। इसको सदिश रूप में कैसे लिखा जा सकता है? ठीक है, तो यही लिख देते हैं, सदिश रूप में कैसे लिखा जा सकता है? F इक्वल टू g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। बल एक सदिश राशि है। सदिश राशियाँ वो होती है जिसमें दिशा होती है, ठीक है। परिमाण तो होता ही है, साथ में और क्या होती है? दिशा भी होती है। इन राशियों को हम क्या कहते हैं? सदिश राशियाँ कहते हैं। ऐसी राशियाँ जिनमें दिशा नहीं होती है, ऐसी राशियाँ जिनमें दिशा नहीं होती है वो अदिश राशियाँ कहलाती हैं, ठीक है। तो अब बल सदिश है इसलिए इसके ऊपर क्या लगा दिया? फैक्टर लगा। इधर देखें हमारे पास g m1 m2 r, कोई सदिश राशि नहीं है। अगर ऐसी कंडीशन है तो हम यूनिट वेक्टर r कैप एकांक सदिश r कैप का गुणा कर देते हैं, तो राइट हैंड साइड में भी राशियाँ क्या हो गई? सदिश हो गई। दूसरा, गुरुत्वाकर्षण बल हमेशा आकर्षण बल होता है, कभी भी प्रतिकर्षण बल नहीं होता। विद्युत बल आवेशों के बीच लगने वाला बल आकर्षण भी होता है और प्रतिकर्षण भी होता है। समान आवेश हो, दोनों प्लस हो तो प्रतिकर्षित होंगे, दोनों माइनस हो तो प्रतिकर्षित होंगे, और 1 + 1 - हो तो आकर्षित होंगे। सही है क्या? लेकिन गुरुत्वाकर्षण हमेशा आकर्षण ही होता है। चुंबकीय बल भी आकर्षण प्रतिकर्षण होता है, लेकिन ये आकर्षण ही होता है। इस आकर्षण को प्रदर्शित करता है कौन? माइनस। जी क्या चीज़ है? ये एक फॉर्मूला हो गया। यहाँ पे हम F वेक्टर इज इक्वल टू -g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। r कैप है, उसको r वेक्टर अपॉन r नहीं लिख सकते क्या? एकांक सदिश की परिभाषा है सदिश बटा सदिश का परिमाण। तो यहाँ लिख देते हैं r कैप इज इक्वल टू बोलो r वेक्टर अपॉन r। अगर ऐसा कर देते हैं तो F वेक्टर क्या हो जाता है? -g m1 m2 अपॉन r और r वेक्टर। ये एक और फॉर्मूला हो गया।
अगर कहीं ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन आ जाए ये दे दे, ये दे दे, या ये फिर ये दे दे, तो ये तीनों करेक्ट है। ये स्केलर फॉर्म में और ये दोनों वेक्टर फॉर्म में। बोला जी क्या है? जी एक कांस्टेंट है। जी क्या है? एक कांस्टेंट है। जी को हम सार्वत्रिक गुरुत्व नियतांक कहते हैं। इसका जो वैल्यू होता है 6.67 अप्रॉक्स होता है 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, ये वैल्यू इसकी होती है। ठीक है, और जी का मान पूरे यूनिवर्स में कहीं पर भी कभी भी नहीं बदलता है। ठीक है, तो हम ये कह देते हैं जी का मान समय, ताप, दाब, घनत्व आदि किसी चीज़ पर निर्भर नहीं करता है। अब यहाँ पे इस सवाल का ये उत्तर भी हो गया कि इसे सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक क्यों कहते हैं। क्योंकि इसका मान सभी स्थानों पर हमेशा एक जैसा रहता है। इसका मान किसी भी चीज़ पर निर्भर नहीं करता, चाहे ताप परिवर्तन कर दिया जाए, चाहे किसी भी तरह का स्थान परिवर्तन कर दिया जाए, या लंबे समय के बाद 20 साल, 100 साल, 1000 साल, 50,000 साल बाद की बात की जाए, तो भी जी का मान कभी भी नहीं बदलेगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं हम स्मॉल जी व कैपिटल जी में संबंध। स्मॉल जी अपने को पता है क्या चीज़ है। स्मॉल जी को हम क्या कहते हैं? गुरुत्व त्वरण कहते हैं। क्या कहते हैं? गुरुत्व त्वरण। तो यहाँ लिख देते हैं कि स्मॉल जी क्या चीज़ है। जी इज इक्वल टू गुरुत्व त्वरण है। परिभाषा क्या है गुरुत्व त्वरण की? निर्वात में वस्तु जिस त्वरण से गिरती है उस त्वरण को हम क्या कहते हैं? गुरुत्व त्वरण कहते हैं। और जी की जो वैल्यू होती है, बोलो कितनी होती है? पर सेकेंड स्क्वायर। सही है। जी कैसी राशि है? त्वरण है तो सीधी सी बात है, सदिश राशि है। और कैपिटल जी क्या है? सार्वत्रिक गुरुत्व नियतांक। इसका मान कितना होता है? 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी का स्क्वायर। इन दोनों में हमें संबंध चाहिए। अब ये देखो हमारे पास पृथ्वी है, ये क्या है? पृथ्वी है। और यहाँ से इसकी त्रिज्या क्या है? कैपिटल आर है। यहाँ सेंटर ओ पर कोई द्रव्यमान एम है। ये द्रव्यमान किसका है? पूरी पृथ्वी का है। ठीक है, यहाँ पर हमने एक छोटा ऑब्जेक्ट रख दिया जिसका द्रव्यमान कितना है? एम है। अब दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी? तो न्यूटन का नियम लगाया जा सकता है। और ये जो वस्तु है उसका भार किधर की ओर लगेगा? एम जी, नीचे की साइड लगेगा। ठीक है, तो वस्तु पर गुरुत्व बल बोलो क्या है? गुरुत्व बल। तो F इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास, बोलो जी m1। ठीक है, ऐसे लिख देते हैं। चलो, F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ देखो पहला द्रव्यमान पृथ्वी है तो m1 इज इक्वल टू कैपिटल M हो गया, m2 इज इक्वल टू क्या हो गया? स्मॉल m हो गया, ऊपर वाली वस्तु है। ठीक है क्या? और r बराबर क्या हो गया? दोनों पिंडों के बीच की दूरी, और दूरी है हमारे पास कैपिटल आर। भाई कोई सोचेगा ये तो इसके ऊपर ही चिपकी है ना, दूरी का है। दूरी ऐसे है कि ये पूरी अगर पृथ्वी है तो उसका द्रव्यमान हम इस पॉइंट के ऊपर कंसिडर करते हैं, है ना, सेंटर पॉइंट। तो द्रव्यमान यहाँ माना जाएगा, पूरी पृथ्वी पर फैला हुआ नहीं माना जाएगा। हाँ, ये बिंदु द्रव्यमान की बात है। तो यहाँ पे हो जाएगा F इज इक्वल टू जी कैपिटल M स्मॉल m अपॉन आर स्क्वायर। क्या समीकरण एक दे सकते हैं इसको? अगर एक दे सकते हैं तो नेक्स्ट काम करते हैं हम, वस्तु पर भार जो क्या होगा केंद्र की ओर, F इज इक्वल टू mg होगा। समीकरण नंबर 2। अगर 2 को लिख दिया समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से, बोलो क्या करें? mg बराबर जी कैपिटल M स्मॉल m अपॉन आर स्क्वायर। m से m कट गया, g इज इक्वल टू बोलो क्या आएगा? जी एम अपॉन आर स्क्वायर। ये संबंध आ गया। इस संबंध का उपयोग करके हम जी एम की वैल्यू जब कभी जरूरत पड़ेगी जी आर स्क्वायर लिख देंगे। अगर हम कभी बोले कि जी एम की जगह जी आर स्क्वायर लिख रहे हैं तो यहाँ से आया। सही है क्या? ये जी और जी में संबंध नहीं है ना? पृथ्वी कैसी है? गोल है, और गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो हम काम करते हैं, बोलो क्या? तो हम क्या काम कर सकते हैं कि यह आ जाएगा हमारे पास द्रव्यमान बराबर, इधर लिख देते हैं, द्रव्यमान बराबर आयतन इंटू घनत्व। द्रव्यमान को तो m लिख दिया बड़ा वाला, देखो पृथ्वी का ले रहे हैं,
अब जी का मान छोटे एम पर निर्भर नहीं करता है, छोटा एम कितना ही हो। यहाँ पर पृथ्वी का आकार कैसा है, गोल है, गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब, और घनत्व को डी या रो लिख देते हैं, अपन डी लिख देते हैं, डेंसिटी। ठीक है, तो बताओ हम इसको और क्या लिख सकते हैं, बोलो। जी इज इक्वल टू कैपिटल जी तो रहेगा ही, नीचे आर स्क्वायर रहेगा ही, इंटू 4/3 पाई आर क्यूब इंटू डी। सही लिखा क्या, 2 आर कट जाएंगे, जी इज इक्वल टू बचेगा 4/3 पाई जी आर डी, 2 आर कट गए, 1 बचा। तो इस टाइप से लिखा जा सकता है। ये देखो, ये फॉर्मूला जी और जी में संबंध है क्या, सही है। इससे हमारे पास 3 निष्कर्ष निकलते हैं। पहला ये निकलता है हमारे पास जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर इंटू डी, यानी कि ग्रह की त्रिज्या और घनत्व का गुणनफल करें उसके समानुपाती होता है। ये गुणनफल बढ़ेगा तो स्मॉल जी का मान बढ़ेगा, और ये गुणनफल कम होगा तो जी का मान कम होगा, सही है। सेकंड के जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल आर व्हेन डी इज इक्वल टू कांस्टेंट। अगर डी को भी कांस्टेंट में डाल दिया जाए तो ये समानुपाती में चला जाएगा, और बचा कौन, आर, यानी कि घनत्व समान रहे तो उस ग्रह का गुरुत्व त्वरण ज्यादा होगा जिसकी त्रिज्या ज्यादा है। दिख रहा है ना, समानुपाती, आर ज्यादा तो जी ज्यादा, ठीक है। अतः बड़े ग्रह, बड़े मतलब आकार में, त्रिज्या में बड़े ग्रह के लिए गुरुत्व त्वरण अधिक होता है यदि घनत्व नियत रहे। यानी कि पृथ्वी भी मिट्टी पत्थर की बनी हुई है और चंद्रमा भी मिट्टी पत्थर का बना हुआ है, ऐसा मान के चलते हैं दोनों का घनत्व बिल्कुल बराबर है। ऐसी कंडीशन में बड़ा कौन है आकार में, पृथ्वी बड़ी है तो पृथ्वी का गुरुत्व त्वरण ज़्यादा होगा। जिसकी त्रिज्या ज़्यादा होगी, जो आकार में बड़ा होगा, उसका गुरुत्व त्वरण ज़्यादा होगा। सेकेंड, थर्ड देखते हैं कि जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल डी होगा व्हेन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब नियत। जिस ग्रह का घनत्व ज़्यादा होगा उस ग्रह का गुरुत्व त्वरण भी ज़्यादा होगा, ठीक है। मान लो भाई ये पृथ्वी है, पृथ्वी के जैसा जैसा एक और ग्रह, पृथ्वी की सतह पर जी का मान 9.8 अपने को पता है। वो जो ग्रह है वो मान लो लोहे का बना हुआ है, मिट्टी पत्थर का जो डेंसिटी है वो कम होती है, घनत्व कम होता है, और लोहे का घनत्व ज़्यादा होता है। इसको हम पता कैसे कर सकते हैं, 1 किलो पत्थर का टुकड़ा लो, कितना लेना है 1 किलो, और 1 किलो लोहे का बाट लो। अब सोच के बताओ दोनों में से बड़ा कौन होगा, जो बड़ा होगा उसका घनत्व कम होगा, सही है। जो बड़ा होगा उसका घनत्व कम होगा, और जितना ज़्यादा बड़ा होगा उतना ही घनत्व उसका कम होगा। अगर इसकी जगह 1 किलो रुई ले ली होती तो रुई कैसे फैल के आती, तो रुई का घनत्व पत्थर की तुलना में भी बहुत कम है। सेम द्रव्यमान की चीज़ अगर छोटी बड़ी है तो जो बड़ी है उसका घनत्व कम है, जो छोटी है उसका घनत्व ज़्यादा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या निष्कर्ष निकल के आया कि अगर त्रिज्या कांस्टेंट रहे, ठीक है, यदि त्रिज्या आर नियत रहे, तो मैंने बताया कि पृथ्वी के जैसा जैसा एक और ग्रह है वो लोहे का बना हुआ है, तो पृथ्वी की त्रिज्या हो गई, तो ये घनत्व हो गया कम या ज़्यादा, कम। और उस लोहे वाले ग्रह जो आकार में बराबर है, पृथ्वी अगर इतनी बड़ी है तो वो भी इतना ही बड़ा है, दोनों की रेडियस बराबर है, तो उसका घनत्व ज़्यादा होने की वजह से क्या होगा, उसका गुरुत्व त्वरण भी ज़्यादा। आर नियत रहे तो जिस ग्रह का घनत्व अधिक होता है उस ग्रह पर गुरुत्व त्वरण अधिक होता है, ठीक है क्या। तो ये था अपने पास गुरुत्व त्वरण स्मॉल जी और कैपिटल जी में संबंध किया, और अभी किया है स्मॉल जी और कैपिटल जी में 2 फॉर्मूले अपने पास आए, ठीक है। नेक्स्ट हम लेते हैं गुरुत्व त्वरण जी की निर्भरता क्या क्या है। जी की निर्भरता मतलब जी किन किन चीज़ों पर निर्भर करता है। गुरुत्व त्वरण जी का मान 9.8 होता है, वो एक एवरेज वैल्यू है। ये कुछ चीज़ों पर निर्भर करती है। पहला तो है पृथ्वी का आकार, किस पे निर्भर करता है, पृथ्वी का आकार के ऊपर।
पृथ्वी पूरी तरीके से गोल नहीं है, ध्रुवों से थोड़ी चपटी है, बात करेंगे अभी। दूसरा, पृथ्वी तल से ऊंचाई पर निर्भर करता है। किस पे निर्भर करता है? ऊंचाई पर। तीसरा, पृथ्वी तल से गहराई पर निर्भर करता है। ठीक है, पृथ्वी तल से किस पर निर्भर करता है? गहराई पर। मतलब पृथ्वी से रॉकेट में बैठकर ऊपर जा रहे हैं तो जी क्या होगा, और जब खड्डा खोद के जमीन के अंदर जा रहे हैं तो जी का मान क्या होगा। और एक चौथा होता है पृथ्वी तल से, पृथ्वी के घूर्णन के कारण। किसके कारण? घूर्णन के कारण। पृथ्वी घूमती है, उसके कारण के जी के मान में क्या परिवर्तन आता है। ठीक है, तो इसके अंदर पहला पॉइंट देखते हैं हम। पृथ्वी के आकार के कारण जी के मान में परिवर्तन। तो अभी का टॉपिक है अपने पास जी के मान में परिवर्तन किसके कारण? पृथ्वी के आकार के कारण। तो देखते हैं हम, पृथ्वी अगर गोल होती तो पूरी इस तरीके से होती। क्या ये ठीक है? क्या ये इसकी भूमध्य रेखा और ये इसकी एक्सिस। ठीक है, ये है इसका नॉर्थ पोल और ये है साउथ पोल, दक्षिणी ध्रुव। नॉर्थ पोल और साउथ पोल, इसको हम भूमध्य रेखा कहते हैं या विषुवत रेखा कहते हैं। इक्वेटर क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा या इक्वेटर। अब पृथ्वी वास्तव में ऐसी है नहीं, पृथ्वी का आकार बिल्कुल ऐसा नहीं। पृथ्वी ध्रुवों से थोड़ी सी चपटी है। थोड़ी सी चपटी होने का मतलब यहाँ से नीचे की साइड दबी हुई है, इस टाइप से, यहाँ से और यहाँ से, पूरी तरीके से गोल नहीं है। एक स्पंज बॉल लेते हैं और उसको बहुत ज़्यादा दबा देते हैं तो देखते हैं ऊपर नीचे से दब जाती, बीच में से फूल जाएगी, होता है ऐसा। तो ये बॉल इधर से फूली हुई है। ठीक है, तो पृथ्वी किस टाइप की है? इस टाइप की है। जो सफ़ेद कलर का गोला बना हुआ वैसे गोल गोल पृथ्वी नहीं है। पृथ्वी का आकार थोड़ा सा चपटा है, ज़्यादा नहीं है। 21 किलोमीटर का अंतर है। कितना है? 21 किलोमीटर। ये सेंटर वो है, इसको हम RE कहते हैं क्योंकि इसको इक्वेटर कहते हैं। भूमध्य रेखा को क्या कहते हैं? इक्वेटर कहते हैं। और इसको पोल कहते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या, यहाँ तक की, वो RP है। और यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या क्या है? RE है। क्या दोनों में से कौन सी रेडियस बड़ी है? RE बड़ी है। तो हम यहाँ लिख देते हैं RE ग्रेटर देन RP। क्या ये सही है? क्या? तो अब यहाँ पे सूत्र होता है हमारे पास, सूत्र होता है हमारे पास, बोलो G इज इक्वल टू GM/R²। इस सूत्र से भाई द्रव्यमान तो बराबर ही है ना, द्रव्यमान कम थोड़ी हुआ है। तो सूत्र क्या कहता है कि अगर मान लो G इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R² होगा, रह की त्रिज्या के व्युत्क्रमानुपाती होगा अगर द्रव्यमान नियत रहे तो। यहाँ द्रव्यमान की तो बात की नहीं हमने तो ये बोला आकार छोटा बड़ा हो गया। बॉल को दबाने से बॉल का द्रव्यमान थोड़ी कम हो जाएगा, द्रव्यमान तो उतना ही रहेगा। तो यहाँ से हमें दिख रहा है कि अगर R की वैल्यू ज़्यादा होगी तो G की वैल्यू क्या होगी? कम होगी। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अतः अगर RE ग्रेटर देन RP होता है तो GE और GP में संबंध बताओ क्या होगा? सेम होगा, उल्टा होगा? R बढ़ेगा तो G क्या होगा? कम होगा। तो अगर RE ज़्यादा है तो GE क्या होगा? कम होगा, यानी कि उल्टा निशान होगा। सही है। फिर भी हम यहाँ लिख देते हैं कि ये GE की वैल्यू अधिक होगी क्या कम होगी? GE की वैल्यू कम होगी और ये GP की वैल्यू अधिक होगी। ठीक है, ये वैल्यू बात यहाँ पे भी लिख देते हैं। तो GP अधिक और GE कम। ठीक है क्या? अगर सवाल ये पूछा जाए कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाए तो G का मान बढ़ेगा घटेगा? हम खड़े हैं भूमध्य रेखा पर और जा रहे हैं किधर? ध्रुवों की साइड, तो G का मान बढ़ेगा या घटेगा? ठीक है, तो G का मान बढ़ता है, बढ़ेगा तो भी तो अधिक होगा। ठीक है, अगर हम ध्रुवों से भूमध्य रेखा की साइड जाएं तो G क्या होता है? कम होता है।
तो जी यहाँ पे कम है तो कम कब होगा, कम होगा तभी तो कम होगा न्यूनतम। ठीक है, क्या बात है समझ में आई कि जिस स्थान पर त्रिज्या ज़्यादा होगी उस स्थान पे जी का मान कम होगा, और जिस स्थान पे त्रिज्या कम होगी उस स्थान पे पी का मान अधिक होगा। ठीक है, अब एक बात और कि जी का मान हमें पता चला भूमध्य रेखा पर कम है और ध्रुवों पर ज़्यादा है, सही है। अब एक बात बताओ कि अगर हमें 1 किलोग्राम चीनी लेनी है, शक्कर, ठीक है ना, मैं चीनी की मात्रा अधिक कहाँ पर मिलेगी? हाँ, मात्रा का मतलब हुआ द्रव्यमान। 1 केजी चीनी का मतलब हुआ कि चीनी का भार 1 किलो है। भार में और द्रव्यमान में अंतर होता है, ठीक है, चेक करो। द्रव्यमान होता है m और भार क्या होता है mg, पढ़ा हुआ है। भार क्या होता है mg। 1 किलोग्राम क्या है, भार है, उसमें हम चाहते हैं चीनी की मात्रा क्या रहे, ज़्यादा रहे। मात्रा का मतलब होता है द्रव्यमान। मात्रा का मतलब क्या होता है भाई, द्रव्यमान की परिभाषा ही क्या है, किसी पदार्थ, किसी वस्तु में पदार्थ की मात्रा को द्रव्यमान कहते हैं। पदार्थ कितना है, लोहे का कोई वस्तु है उसमें लोहा कितना है, उसको द्रव्यमान कहते हैं। जब उसको जी से गुणा करते हैं तो भार बनता है। तो बताओ mg की वैल्यू कितनी है, 1 kg है, भार कितना दिया हुआ 1। अब जहां पे सवाल पता चल रहा है, क्या बताया, m की वैल्यू कहां पे ज्यादा होगी, द्रव्यमान ज्यादा कहां पर होगा, सवाल यही है। हाँ, तो जी कम कहां पर होगा, तो ये हमारे पास जी कम कहां पर होगा, जी कम होगा भूमध्य रेखा पर, बीच में नहीं, भूमध्य रेखा पर। बीच तो ये है, यहाँ कैसे जाएंगे, हम तो यहाँ पे रहेंगे ना भाई, पृथ्वी की सतह पर ही मनुष्य रहता है, वो इधर रहेगा। तो यहाँ पे भूमध्य रेखा पर जी का मान कम होगा। तो भूमध्य रेखा पर जी का मान क्या होता है, कम होता है। अगर जी का मान कम होगा तो इसका m की वैल्यू बढ़ जाएगी, है ना। एग्जाम्पल लेते हैं, इधर मिटा देंगे, पहले लेते हैं। मान लो हमें 20 लाना है और ये है mg, ऐसा मान लेते हैं। तो अगर ये 1 है तो ये 20 है, इंटू करेंगे भाई, m इंटू जी बराबर क्या होगा, w होगा। अगर हम यहाँ पे 2 करें तो इंटू क्या करना पड़ेगा, बराबर क्या हुआ। तो देखो m की वैल्यू बढ़ी तो g की वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई। अगर इसको 4 कर दिया जाए तो इंटू क्या करेंगे, m की वैल्यू और बढ़ी, 2 से 4 हो गई, तो g की वैल्यू क्या हो गई। तो बोलो 5 और बढ़ा दिया जाए तो इंटू, तो ये कितना रहा, ये 20 का 20 ही रहा। m की वैल्यू देखो लगातार बढ़ती जा रही है, तो g की वैल्यू लगातार कम होती जा रही है। जिस जगह g का मान सबसे कम है उस जगह m का मान सबसे ज़्यादा है, ठीक है क्या। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, ध्रुवों पर, भूमध्य रेखा पर, भूमध्य रेखा पर g का मान न्यूनतम होने के कारण क्या करेंगे, द्रव्यमान m अधिकतम होगा, सही है कि नहीं। तो द्रव्यमान m अधिकतम होगा, ठीक है, इसको मिटा देते हैं। तो गुरुत्वाकर्षण बल में द्रव्यमान, भार, गुरुत्व बल, और एक टॉपिक हमने और किया है, कौन सा, पृथ्वी के घूर्णन के कारण जी के मान में परिवर्तन। ये जी के मान में 4 तरीके से परिवर्तन होता है। पहला है पृथ्वी के आकार के कारण, ऊंचाई के कारण, गहराई के कारण।
इसमें से हमने ये कर लिया है, अभी हम और करेंगे। इससे पहले हमने किया स्मॉल जी और जी में संबंध, और उससे पहले हमने किया गुरुत्व बल। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आगे नेक्स्ट।